हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं कंचन। हम क्लास 9 एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। हम इसमें आज सोशल स्टडी पढ़ रहे हैं। सोशल स्टडी में भी हम ज्योग्राफी की बुक धीरे धीरे कर इसे कंप्लीट कर रहे हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी में कंप्लीट कर लिया है क्लास 9 में। आज हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो अगर आप लोग पहला और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर समझना चाहते हैं तो आप पहले जो अपलोड किए हैं वीडियो उनको देखें और उनसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं चैप्टर्स को। और उनके साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के भी मैंने उनको कराया हुआ है, उनका भी एक सेपरेट वीडियो है, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस चैप्टर एज अ ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या है बच्चों? ड्रेनेज क्या है? एक बहाव होता है। क्या होता है? एक बहाव होता है। किसी भी नदी या किसी भी चीज का जो बहाव होता है ना, उसको हम ड्रेनेज कहते हैं। हिंदी में आप कह सकते हैं इसको अपवाह। और अपवाह किसका? या कोई नदी वगैरह जो बहती है ना, उसको हम अपवाह कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? आज हम इसी चैप्टर में इसके बारे में समझेंगे कि हमारे जो इंडिया का जो रिवर सिस्टम है, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो किस किस तरीके से डिवाइड है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये चीजें निकलती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई नदी है और एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाती है, तो वो अपने साथ साथ कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज लेकर आती है, या फिर अपने साथ कितने सारे डिपॉजिट्स लेकर आती है ना, सैंड लेकर आती है, मिनरल्स लेकर आती है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम इस ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ठीक है ना, आपको आई होप आपको ये समझ में आया हो कि ये ड्रेनेज सिस्टम है क्या। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। इसकी हम थ्योरेटिकल पूरा अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि जब थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाती है किसी भी चैप्टर की, तो हम उसको जब क्वेश्चन आंसर राइट करते हैं तो उनको हम इजी वे में लिख सकते हैं। ठीक है ना, जब हमें अगर चैप्टर की किसी भी अंडरस्टैंडिंग होगी तो अगर आप लोग सोचे कि नहीं शॉर्ट मेथड चाहिए आपको इस चैप्टर को समझने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि हमें हमेशा डिटेल में चीजें पहले समझनी चाहिए। अगर जब हम पहली बार पढ़ रहे हो तो डिटेल में समझनी चाहिए। अगर हम फिर सेकंड टाइम रिवाइज करें तो उनको हम नोट्स के फॉर्म में या फिर शॉर्ट मेथड में समझ सकते हैं। तो आज हम डिटेल में करेंगे। जब मैं आपको इस चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगी तो मैं इसकी पीपीटी बनाकर इसके कुछ मेन पॉइंट्स लिखकर तब मैं आपको इनके बारे में पूरा समझाऊंगी। ठीक है ना, तो आज हम डिटेल में करेंगे। फर्स्ट लाइन इज दिस: द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। कि जो आपका अपवाह है, यानी जो एक ड्रेनेज है, वो डिस्क्राइब करता है, बताता है किसका? द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक रिवर सिस्टम यानी नदी के तंत्र की व्याख्या करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? नदी के जो बहाव होता है उसकी हम व्याख्या करते हैं ड्रेनेज में। ठीक है ना। लुक एट द फिजिकल मैप। आपने फिजिकल मैप देखा था, मैंने सेकंड चैप्टर में आपको समझाया था जब, तो उसमें आपको मैंने फिजिकल मैप के बारे में भी समझाया था और कुछ नदियों के बारे में भी समझाया था कि कौन सी नदी कहाँ से होकर निकलती है और कौन कौन इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। ठीक है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि लुक एट द फिजिकल मैप। आपको एक भौगोलिक जो भौतिक मानचित्र होता है उसमें आप देखिए, और क्या उसमें देख सकते कि यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as lake or sea और एन ओशियन। कि आपने देखा होगा कि जो भी नदियां, जो उसकी स्ट्रीम्स होती हैं, स्मॉल स्ट्रीम यानी छोटी छोटी नदियां जो अपने साथ बहाव लेकर आती है, अपने पानी साथ लेकर आती हैं और ये आपस में मिल जाती है, फिर उनका बहाव क्या होता है? अल्टीमेटली ड्रेनेज हो जाता है। अल्टीमेटली ड्रेनेज इनटू अ लार्ज वाटर। कि जो उनका बहाव होता है, जब छोटी छोटी नदियां मिलकर बड़ी नदी में पानी ज्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से उनका बहाव बहुत तेजी से हो जाता है। फिर उस तेजी बहाव के कारण ही जगह जगह पर ये नदियां लेक बनाती हैं, कि झीलों का निर्माण करती हैं, और सी यानी उन नदियों के पानी से मिलकर ही फिर समुद्र बनता है, झीलें बनती हैं और महासागर बनती हैं। क्योंकि जब भी कोई वाटर बॉडीज आएगी तो उसे धीरे धीरे कर ही लेक का निर्माण होता है, और फिर वो जब नदी किसी ओशियन में गिर जाती है तो ओशियन का पानी और भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी हम इस नदी के बारे में
हमने ये समझा कि नदी किस तरीके से बहाव लेकर आती हैं और उनसे क्या क्या निर्माण होता है, लेक, सी एंड ओशियन। द एरिया ड्रेनेड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। कि जो ये हमारा जो एरिया है, जो हमारा ये नदियों का जो एरिया है, ये अपने साथ ही साथ एक ड्रेनेज बेसिन भी बनाती हैं। यानी जो एरिया होता है इनका, जो बहाव का जो एरिया होता है, नदियों के बहाव का जो एरिया है, ठीक है ना, कोई भी एक नदी चलकर आ रही है और उस नदी का जो एरिया है उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं। कह सकते हैं इसको जलाशय, कुछ लोग इसको क्या कह सकते हैं, एक तरह से जल प्रवाहित, है ना, क्या बोलेंगे इसको? ड्रेनेज बेसिन को क्या कह सकते हैं हम? जल प्रवाहित कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो सिस्टम होता है ना बहने का, उसी सिस्टम को हम उसे जल प्रवाहित या अपवाह द्रोणी भी कहते हैं, ठीक है ना। A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as a mountain or an upland separate two drainage basins. Such an upland is known as water divides. कि आप इसको देख सकती हैं, आप ये मैप में देखिए कि कोई भी क्लोजर जो ऑब्जर्वेशन होती है ऑन अ मैप, इन मैप पर आप देखिए कि विल नोटिस दैट, कि हम इसमें नोटिस करेंगे कि एलिवेटेड एन एरिया, कि हम जो नदियों का जो मूल्यांकन है, एलिवेटेड क्या होता है, हम जो मूल्यांकन करते हैं वो किस तरीके से एरियाज वाइज करते हैं। सच एज माउंटेन और एन अपलैंड, कि जब ये पहाड़ों से निकल कर आती हैं या किसी ऊंची, जब अपलैंड क्या है, एक ऊंची जमीन से निकल कर आती हैं और सेपरेट कर देती हैं टू बेसिन में, टू ड्रेनेज बेसिन में, यानी कोई भी नदी बहकर आती है और फिर आगे चलकर वो सेपरेट हो जाती है। किस वजह से? अपलैंड की वजह से, माउंटेन की वजह से अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना। उसी को, और जो अलग होने की जो क्रिया होती है, जो अलग हो जाने के कारण से जब वो बीच में जगह खाली रह जाती है जमीन में, भूमि में, उसको हम वाटर बॉडीज कह सकते हैं। यू कैन दिस पिक्चर्स, ये आप लोग देख रहे हैं ना कि देखो ये नदी है ना, और ये नदी बहकर जो आ रही है, जो मैं ये पेन से कर रही हूँ इस तरीके से, राइट, ये नदी बहकर आ रही है कहीं से, और ये साथ में इसकी बहने वाली क्या है, ये स्मॉल स्ट्रीम्स है, इसकी सहायक नदियां हैं, और इन कुछ सहायक नदियों की भी खुद की सहायक नदियां भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है, ये सहायक नदियां हैं, और इस तरीके से एक नदी इधर भी है, ठीक है ना, इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, लेकिन बीच में क्या है, एक लैंड मास है, एक भूमि है जो कि इन दो नदियों को अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। इसी को हम वाटर डिवाइड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड कहते हैं, क्योंकि कोई भी नदी बहकर आती है किसी पहाड़ की वजह से या अपलैंड की वजह से, जब अलग अलग हो जाती है और उनका बहाव भी अलग हो जाता है, और जो अलग करने के बाद जब बीच में जो भूमि का निर्माण होता है, जो भूमि बीच में खाली रह जाती है, उसको हम वाटर डिवाइड कहते हैं। और वो किस वजह से होता है, माउंटेन और अपलैंड की वजह से, ठीक है ना, ये सेपरेट कर देते हैं नदियों को, उसी को हम वाटर डिवाइड कहते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किन किन फैक्टर्स की वजह से प्रभावित होता है। जैसे ड्रेनेज सिस्टम हमारा कैसा है भारत में, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ड्रेनेज क्या है, अपवाह तंत्र, ठीक है ना, किसी भी नदी के बहने का जो तरीका होता है वो। तो द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ India are mainly controlled by board relief features of the subcontinent। देखो जो भारत का जो अपवाह तंत्र है, जो भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो क्या है, भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। किस वजह से होता है, भौगोलिक आकृतियों के द्वारा, सब कॉन्टिनेंट के द्वारा होता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप, और हमने इसी वजह से इन नदियों को दो भागों में विभाजित किया है। जो नदियों के बहने का जो तरीका है उनको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज हिमालयस रिवर एंड सेकंड इज पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयस रिवर जो आपको पता है ना, जो हिमालयस जो बने हुए हैं ना हमारे, आपने देखा होगा ना कि कैसे बने हमारे हिमालयस, नॉर्थ टू ईस्ट बने हुए हैं ना, आप कह सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू ईस्ट। इस तरीके से जो ये बहाव है हमारे यहाँ से जो कुछ नदियां निकलती हैं, एक तो उनमें माउंटेन रिवर्स से हमने अलग कर दिया हिमालय रिवर्स,
और पेनिनसुलर रिवर्स यानी जो हमारा पेनिनसुलर क्षेत्र मैंने समझाया था आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में कि विच लैंड कवर्ड विथ वाटर विद 3 साइड्स, यानी कोई भी भूमि, कोई भी लैंडमास ऐसा भूमि का जो कि पानी से घिरा हो, वो भी 3 जगह से या तीन साइड से उसके कवर हो रहे हैं विद द वाटर, तो उसको हम पेनिनसुलर क्षेत्र कहते हैं या फिर कह सकते हैं आप पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। तो हमारा जो भारत का जो निचला हिस्सा है जो कि इधर भी ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है, इधर क्या है पैसिफिक ओशियन है ना, और फिर इसके ऊपर ही आपका हिंद महासागर भी है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये तीनों वाटर बॉडीज हमारे इस लैंड मास को घेरे हुए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम पेनिनसुलर क्षेत्र कहते हैं। तो एक तो यहाँ से जो नदियां निकलती हैं उसको डिवाइड कर दिया है, दूसरा इन्हीं के पास जो ये हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं और एक उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो हमने अपने भारत में जो नदियों का भाग है उनको हमने 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिमालयस रिवर्स एंड सेकंड इज क्या है पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है ना। फिर है अपार्ट फ्रॉम द ड्रेनेज फ्रॉम द 2 मेजर physiographic regions of India, the Himalayas and the peninsular rivers are different from each other in many ways। देखो हमने डिवाइड तो कर दिया है क्योंकि हमारी भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है भाई, माउंटेन हिमालय अलग है, पेनिनसुलर क्षेत्र अलग है, तो इसी वजह से यहाँ की जो नदियां हैं उन नदियों का बहाव भी अलग अलग तरीके से, उनके जो फीचर्स हैं उसमें भी डिफरेंट हैं, वो आपस में अलग हैं, उनके जो सिस्टम है वो भी अलग है। मोस्ट ऑफ द हिमालय रिवर्स आर पेरेनियल, और हिमालय की जो अधिकतर नदियां हैं उन्हें हम पेरेनियल कहते हैं। पेरेनियल होता है बच्चों जो बारहमासी, आपने सुना है ना कि किसी भी नदी में कभी भी पानी नहीं सूखता हो, कुछ नदियां ऐसी होती हैं कि बारिश के साथ तो उनमें पानी आ जाता है लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है कि उसमें पानी सूख जाता है, लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं जिसमें हमेशा पानी बहता रहता है। तो जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनको पेरिनियल रिवर कहते हैं। इट मींस बारहमासी कह सकते हैं आप उनको, यानी वहाँ की जो नदियां 12 मास यानी पूरे 12 महीने होते हैं ना हमारे ईयर्स में, तो वो 12 मंथ्स बहती रहती, कभी भी इनका पानी नहीं सूखता है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन्स एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। जो ये नदियां हैं ये अपने में पानी कैसे इकट्ठा करती हैं, एक तो क्या है जो हमारा माउंटेन है वो पिघलता है, स्नो पिघलती है, बर्फ पिघलती है, जिसकी वजह से नदियों में पानी चलता रहता है। सेकेंड इज जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से उन नदियों में और पानी आ जाता है, इस वजह से उन नदियों में कभी भी पानी खत्म नहीं होता। तो ये कुछ मेन नदियां हैं, द 2 मेजर हिमालयाज रिवर्स द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। जो आपकी इंडस और ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपकी क्या है, हिमालय से ओरिजिनेट होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस भी है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट भी है, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉर्ज। अब ये नदियां जब बहती हैं तो अपने साथ साथ क्या करती हैं कि ये माउंटेन को काटते हुए आती हैं, यानी पत्थरों के बीच में से निकलती हैं। कुछ नदियों का बहाव इतनी तेजी से होता है कि बीच में जो इतने माउंटेन या कुछ पर्वत इस तरीके से पड़ते हैं कि बीच में वो अपना रास्ता बना ही लेती हैं। तो जो वो रास्ता बना लेती है, जैसे आप ये पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे कि इधर भी एक चट्टान है और इधर भी एक चट्टान है, ठीक है ना। तो इन चट्टानों के बीच में होकर ये क्या है, नदी बह रही है, एक नाली सी बह रही है ना। तो ये जो नदी क्योंकि इसने अपना रास्ता बना लिया इन नदियों के बीच में से होकर कट करके, है ना, तो इसको हम गॉर्ज कहते हैं, ठीक है ना। किसको गॉर्ज कहते हैं, जब कोई भी नदी किसी भी माउंटेन्स या रॉक्स को काटकर जब नदी अपने जगह बना लेती है उस स्थान को हम गॉर्ज कहते हैं। आई होप बच्चों इस गॉर्ज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन इज दिस, द हिमालयस रिवर हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्सेज टू द सी। जो हिमालय है हमारी वो समुद्रों में, जो हिमालय रिवर से हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्सेज, जो हिमालय की जो नदियां हैं वो अपना लंबा रास्ता तय करती हैं, कहाँ तक, समुद्र तक।
जो हिमालय की जो रिवर है वो अपना लंबा रास्ता तय करती हैं समुद्र तक, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो पानी है कैसे आता है, एक तो स्नो की मेल्ट होती रहती है, बर्फ पिघलती रहती है, और सेकंड क्या है इसका फैक्ट कि इसके जो बारिश का मौसम होता है तो वो भी इन नदियों में अपना बहाव बढ़ा लेता है, ठीक है ना। इसकी वजह से ये अपनी तीव्र गति से बहती है और समुद्र तक रास्ता तय करती है, ठीक है ना। द परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिलिट एंड सैंड। जब ये नदियां अपने साथ बहुत तेजी गति से बहती हैं, जब ये नदियां अपने साथ बहुत तेजी गति से बहती हैं तो ये क्या करती हैं, तेजी गति से बहने की वजह से ये अपने साथ बहुत सारी डिपोजिट्स लेकर आती है। मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था ना, कुछ नदियां बहती है तो अपने साथ कंकड़, बालू, ये सारी चीजें लेकर आती है ना। तो ये नदियां क्या करती हैं, ये अपने साथ सारी ये सैंड लेकर आती हैं, सिल्ट लेकर आती हैं, ये सारी नदियां अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आती हैं। इसी वजह से ये जो इनकी जो नदियों का है जो कटाव है उसे अपर कोर्स यानी जो ऊपरी भाग है उसका ऊपरी भाग से अपना साथ कुछ इंटेंसिव इरोजनल, कुछ मिट्टी, कुछ सैंड, कुछ बालू लेकर आती हैं, और फिर धीरे धीरे इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्स दीज रिवर्स फ्रॉम मेंडर्स, ऑक्सबो लेक एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लोट प्लेन्स। तो इनके साथ इसकी वजह से क्या होता है इसमें कि ये अपने साथ जो बहाव लेकर आती है उनकी वजह से जो बहाव इनका जो सिल्ट वगैरह आता है वो ऊपर से चलकर आता है तेजी से, लेकिन जो मध्य का मिडिल का जो क्षेत्र होता है और लोअर यानी सबसे निचला ही जो हिस्सा होता है वो धीरे धीरे आते आते क्या क्या बनाता है, ऑक्सबो बना लेता है, ऑक्सबो लेक बना लेता है, और डिपोजिशनल जो इसके अपने साथ जितने भी जो मैटर लेकर आती हैं, जो भी कूड़ा करकट या बालू मिट्टी जो भी है डिपोजिशनल फीचर्स लेकर आती है, उसकी वजह से फ्लड प्लेन्स यानी जो प्लेन एरिया होते हैं ना वहां पर इकट्ठा कर देती है ये नदियां। दे ऑल्सो हैव वेल डिवेलप्ड डेल्टास, और साथ ही साथ जब ये नदियां अपने साथ इतनी सारी चीजें लेकर आएंगी तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा भी बना लेंगी। अब डेल्टा क्या होते हैं बच्चों कि जो भी नदी या कह लो आप समुद्र जो अपने साथ बहाव की वजह से अपने साथ जो डिपोजिट्स लेकर आते हैं, जो भी अपने साथ कूड़ा करकट जो भी सामान लेकर आते हैं, फिर प्लेन एरिया में आकर क्या होता है कि इनका जो बहाव है वो धीरे धीरे हो जाता है, और समुद्र से मिलने से पहले वो कूड़ा करकट, बालू, मिट्टी, कंकड़, ये सारी चीजें एक जगह डिपोजिट हो जाती हैं। किसी भी समुद्र में गिरने से पहले क्या है, सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो उस इकट्ठे होने की वजह से धीरे धीरे क्या वो एक भूमि का निर्माण कर लेता है, एक तरह से छोटी सी भूमि बन जाती है, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। एक बार आप इस डायग्राम से भी समझें, जैसे मान लो अब देखो ये कोई नदी है, ठीक है ना, ये आपकी देखो ये नदी आ रही है, ठीक है। अब ये नदी जब बहकर आ रही है कहीं से तो धीरे धीरे ऊपर क्या इसका तेज बहाव है, इसका क्या ऊपर से तेज बहाव होते हुए आ रही जल्दी जल्दी, तो इसी को हम अपर कोर्स कहते हैं क्योंकि ये तेजी से आ रही है। फिर ये मिडिल भाग है, मिडिल भाग में आते आते इसकी कुछ सहायक नदियां भी आ जाती हैं, है ना। तो इसमें मिडिल भाग में क्या है, ये थोड़ी उसकी जो रफ्तार है थोड़ी धीरे पड़ जाती है, और धीरे पड़ने की वजह से ये जब इस शेप में आती है इस तरीके से, यानी जब स्पाइरल शेप में आती है ना इस तरीके से, देखो ये तो जब ये वाली शेप बना लेती है नदी कि कहीं पर ये क्यों बनाती है कि कहीं तो नदी का बहाव क्या है समतल है और कहीं नदी का बहाव ऊंची चट्टानों से होते हुए आता है। इसकी वजह से ये वाली जो शेप बन जाती है जब इसकी हम मेंडर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम मेंडर कहते हैं। फिर जब ये हमारी नदी इस तरीके से बहकर आती है, ठीक है ना, और बहने के साथ साथ ये क्या करती है, कभी कभी यहाँ पर पानी सूख जाता है, इसका यहाँ की जो भूमि है यहाँ का जो पानी सूख जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये बन पाता है और इसने अपना बहाव यहाँ से छोड़कर फिर इधर से बहने लगती है ये, ठीक है। तो यानी कि जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो इसने क्षेत्र अपना पहले यहाँ बह रही थी, है ना, लेकिन अब क्या अब यहाँ से होते हुए नहीं निकल रही, उसने अपना क्षेत्र वहीं से दूसरी जगह से बना लिया, बहने का जो तरीका है वो दूसरी जगह से बना लिया है। तो इस क्षेत्र को जो बनने वाली जो प्रक्रिया है इसको हम लेक बोलते हैं, या कह सकते हैं आप ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्यों बोलते हैं? आपने देखा है ना ऊंट, आपने जब बैल देखे होंगे तो बैल के ऊपर इस तरीके से कुपर टाइप से होता है ना, तो इस तरीके से जब ये बन जाती है इस वाली शेप में और यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसी को लेक का निर्माण कहते हैं, या कह सकते हैं आप इसको हम झीलों का निर्माण कहते हैं, ठीक है ना।
ये आपको झीलों का निर्माण कहना समझ में आया। और जो अपर कोर्स है यानी ऊपरी भाग, जो मिडिल कोर्स है यानी मध्य भाग, और आप कह सकते हैं ये मेंडर्स, इसको हम विसर्प बोलते हैं। मेंडर्स को क्या कहते हैं? विसर्प। विसर्प ये सर्प की तरह बन रही है ना, देखो स्नेक की तरह बन रही है, इसलिए हम इसको विसर्प के नाम से जानते हैं। बट जब ये बहाव छोड़कर यहाँ पर अपनी नदी बना लेते हैं तो इसको हम ऑक्सबो लेक कह सकते हैं। आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सबो लेक। फिर इसने बहाव अपना यहाँ से स्टार्ट फिर से कर दिया है। अब क्या है, किसी भी समुद्र में मिलने से पहले, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है अब क्या लोअर कोर्स आ गया है, यानी निचला भाग आ गया है, जिसका जो एरिया है वो क्या समतल है। यहाँ तो देखो काफी, देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या है, थोड़ा पत्थर वगैरह है, थोड़ा झुका हुआ भाग है, ऊंचा है, तो इसकी वजह से यहाँ तो तेजी से बहाव आ रहा है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं क्या समतल है, प्लेन एरिया है। तो यहाँ किसी भी समुद्र या सी में, ओशियन में गिरने से पहले ये अपने साथ जितनी भी डिपॉजिट्स लेकर आती है तो वो यहाँ कलेक्ट कर देती है, उसके बाद ही अपना पानी छोड़ती है समुद्र में। तो जब अपने साथ ये सैंड सिल्ट जो भी कुछ लेकर आती है, जब यह इकट्ठा कर देती, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। जो भी नदी अपना साथ जो डिपॉजिट्स लेकर आती है वो एक जगह छोड़ देती है बिफोर इनटू द सी एंड ओशियन, ठीक है ना, उसको हम डेल्टा कहते हैं। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। इस डायग्राम से आप काफी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन इज दिस, अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुला। अब देखो, अभी तक तो हम ब्रीफली बात करी थी हमने किसके बारे में? माउंटेन रेंज के, माउंटेन रिवर्स के बारे में। हम शॉर्ट में ही समझेंगे किसको? हम समझेंगे पेनिनसुलर जो क्षेत्र होते हैं हमारे, पेनिनसुलर क्षेत्र यानी प्रायद्वीप। मैंने बताया ना पेनिनसुलर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसलिए मैं आप चाहते हो अगर आपको नहीं पता तो आप लोग फिर से इस वीडियो को पॉज करके और बैक से सुने, ठीक है ना, उनको रिमाइंड करें। तो जो पेनिनसुलर क्षेत्र होते हैं उनसे जो बहने वाली नदियां होती हैं वो कैसी होती हैं? आर सीजनल। अब भाई देखो, माउंटेन में तो भाई उनका स्नो पिघलती है और रेन्स होती है, उनकी वजह से उनका पानी ज्यादा तेजी से बहाव होता है। बट जो पेनिनसुलर क्षेत्र होते हैं उनकी जो नदियां क्या है, सीजनल होती है। सीजनल यानी मौसमी होती है। जब मौसम होगा बारिश का तब बारिश होगी, और जब बारिश होगी तब उन नदियों में पानी आएगा, ठीक है ना। एज देयर फ्लो इज डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल। ये किनके ऊपर डिपेंड है? बारिश के ऊपर डिपेंड है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और जब ड्राई सीजन आता है यानी जो सूखा पड़ता है तब क्या हो जाता है इसमें, ये जो नदियां हैं, जो हमारा प्रायद्वीप वाली जो नदियां हैं, जो पेनिनसुलर क्षेत्र वाली जो नदियां, किस पे डिपेंड है? मौसम पे डिपेंड है और वर्षा पे डिपेंड है। लेकिन जब ये बारिश, जब ड्राई आता है, जब सूखा आता है, तब ये नदियां क्या हो जाती हैं? जाहिर सी बात है, जब नदियां में सूखा आएगा, जब ड्राईनेस होगी, बारिश नहीं होगी, तो रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड स्लोवर कोर्स एज कंपेयर टू देयर हिमालयाज काउंटर पैर्स। कि जब ये नदियां, जब सूखा पड़ता है तो घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम बना लेती हैं। यानी जो एक नदियां थी वो सूखा पड़ने की वजह से वो छोटी छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि हिमालय की नदियों की तुलना में जो पेनिनसुलर क्षेत्र की जो नदियां हैं वो कैसी हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। क्योंकि जो हिमालय की तो भाई इसलिए लंबी है क्योंकि स्नो पिघलती रहती है तो उनमें पानी आता रहता है, चाहे बारिश हो या ना हो। बट जो आपकी पेनिनसुलर क्षेत्र वाली जो नदियां हैं वो तो भाई सीजनल डिपेंड है, बारिश पे डिपेंड है, और जब सूखा पड़ता है तो उन नदियों को ही छोटे भागों में विभाजित हो जाती हैं। और जब जाहिर सी बात है कि अगर विभाजित हो जाएंगी तो ये क्या करती हैं? अपनी छोटी छोटी नदियां बना लेती हैं, ठीक है ना। और छोटी नदियों की वजह से इनकी लंबाई भी कम हो जाती है, और ये कैसी हो जाती हैं? ये शैलो हो जाती हैं, यानी थोड़ी छिछली हो जाती हैं, गहरी नहीं होती हैं ये नदियां। जब ये नदी अलग अलग अपनी स्ट्रीम बना लेंगी तो कैसी हो जाएंगी? शैलो हो जाएंगी, है ना। कैसी हो जाती हैं? शैलो हो जाती हैं। और हिमालय की नदियां तो भाई रहती हैं गहरी, ठीक है ना। हाउ एवर सम ऑफ देम ऑरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट। अब जब ये नदियां छोटी हो जाती हैं, इसके बाद जो आपके केंद्र, जो हाईलैंड यानी उच्च भूमि, जो उच्च भूमि से जो नदियां निकल कर आती हैं, जो उच्च भूमि से फिर भी से कुछ नदियां निकलती हैं और फिर वो पश्चिम की तरफ बहने लगती हैं। देखो यहाँ मैं छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ, यहाँ से समझाती हूँ ये वाला पॉइंट।
जैसे पेनिनसुला का क्षेत्र की जो नदियां हैं आपको पता है भाई सीजनल पे डिपेंड है, लेकिन यहाँ का जो क्षेत्र क्या है थोड़ा हाई है, और यहाँ की नदियां ना थोड़ा हाई होने की वजह से यहाँ से कुछ और भी नदियां निकलती हैं, और ये नदियां क्या पश्चिम की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है ना, बस यही लाइन यही कह रही है कि जो नदियां है, जो हाईलैंड वाली नदियां हैं फ्लो करती हैं किधर, वेस्ट की तरफ। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है आपका कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स। Most of the rivers peninsular India originate in the Western Ghats and flow towards the Bay of Bengal। कि क्या आप इस प्रकार की दो नदियां पहचान सकते हैं जो कि उच्च यानी हाईलैंड से निकलती और वेस्ट की तरफ बहती हैं? एक तो ये बताना है आपको दो नदियां, और क्या बताना है आपको, एक पेनिनसुलर रिवर जो है आपकी भारत की जो अधिकतर नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में की तरफ बहती हैं। कहाँ निकलती है? पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ क्या करती हैं, वो गिर जाती हैं। तो उन नदियों के नाम भी आपको बताने हैं। जैसे कि मान लो इधर आपको पता है कि इधर आपका क्या है, वेस्टर्न कोस्ट है ना, और इधर क्या अरेबियन सी, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो जो एक तो आपको ये बतानी है हाईलैंड्स वाली दो नदियां कौन सी हैं, ये आपको फाइंड करेंगे, और पश्चिम घाट से निकलकर और बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली नदियों भी बतानी है। कुछ एक दो नदियों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कौन सी पश्चिमी घाट से यानी वेस्टर्न घाट से नदी निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, ज्यादातर नदियां वैसे वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। कुछ ही ऐसी नदियां हैं जो कि उसमें आपका अरेबियन सी में जाके मिलती है कुछ, लेकिन ज्यादातर जो रिवर है वो आपकी बे ऑफ बंगाल में ही मिलती है। तो आपके कुछ नदियों के नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इज दिस। अब हमने ये शॉर्टली आपने समझा सबने, हम सबने कि ये सारी चीजें होती क्या है, आपका ये पेनिनसुलर क्षेत्र क्या होते हैं, माउंटेन्स रिवर्स क्या होती हैं, लेक क्या होती हैं, है ना, डेल्टा क्या होती हैं, मेंडर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने इस डायग्राम के थ्रू और इन लाइंस के थ्रू आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे कि जो हिमालय नदियां हैं, हिमालय की जो रिवर्स हैं वो कौन, वैसे तो बहुत सारी रिवर्स हैं हिमालय की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम कुछ मेजर रिवर्स के बारे में इनको पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आपकी जो हिमालय नदियां हैं उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं कि हिमालय की नदियां कौन कौन सी हैं। द हिमालय रिवर्स, इनके बारे में, यानी हिमालय रिवर्स क्या होती है आपकी, जो हिमालय पर्वत से निकल रही है ना। तो द हिमालय रिवर्स are the Indus and Ganga and Brahmaputra. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributaries may be called a river system. कि जो हिमालय की जो नदियां हैं उनमें जो मुख्य नदियां हैं कौन कौन सी, इंडस को हम सिंध नदी के नाम से जानते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां कैसी है, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, मेजर नदियां हैं, और ये नदियां लंबी हैं, कैसी है, लॉन्ग है, और इनकी अन्य यानी बहुत सारी मैनी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, ये इनकी बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं जो इनमें आकर मिलती हैं। ठीक है ना, किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को ही, यानी कोई भी नदी हो और या उसकी कोई ट्रिब्यूटरीज हो, उन्हीं को हम रिवर सिस्टम कहते हैं, यानी नदी का तंत्र कहते हैं। नदी और नदी की सहायक नदियां अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसको हम रिवर सिस्टम कहते हैं। तो आपको रिवर सिस्टम की अगर डेफिनेशन आए तो आप लिख सकते हैं, अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। या आपसे कोई पूछे ये है क्या, व्हाट इज द रिवर सिस्टम, तो यू कैन डिफाइन विद दिस लाइन। ठीक है ना, कि जो भी नदी हो या नदी के साथ बहने वाली उसकी ट्रिब्यूटरीज हो, सहायक नदियां हो, उनको हम रिवर सिस्टम कहते हैं। ओके, फिर हम पढ़ेंगे द इंडस रिवर सिस्टम, कि इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब तो जो हमारी सिंधु नदी है उस सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी सिंध नदी कैसी है, फिर उसके बारे में उसके बाद हम पढ़ेंगे गंगा नदी कैसी है, उसके बाद पढ़ेंगे हम कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी कैसी है। ठीक है ना, तो हम सिंध नदी के बारे में पढ़ते हैं। द रिवर इंडस राइज, इंडस को ही हम सिंध नदी कहते हैं, आप अलग मत समझ लेना। तो द रिवर इंडस रिवर इन तिब्बत, कि जो आपकी जो इंडस रिवर है वो कैसी है, तिब्बत से राइज होती है, तिब्बत से निकलती है, नियर लेक मानसरोवर,
जो तिब्बत के पास मानसरोवर है उसकी झील से होकर इंडस नदी निकलती है, फ्लोइंग वेस्ट। और ये कैसी नदी है? पश्चिम की ओर बहती है। ये नदी कैसी है आपकी? पश्चिम की ओर बहती है। इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख। और जब भारत में प्रवेश करती है तो जो भारत में प्रवेश करने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? लद्दाख है। फिर से सुन लो, जो इंडस नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर लेक से होकर निकलती है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और भारत में जब एंटर करती है तो वो लद्दाख से होकर एंटर करती है। इट फॉर्म्स अ picturesque gorge in this part. Several tributaries, the Jaskar and Nubra, the Shyok and the Huza join in the Kashmir region. कि जब ये नदी लद्दाख में होकर प्रवेश तो करती है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे सुंदर सुंदर है ना पिक्चर्स क्यों क्या है, बहुत सारे सुंदर सुंदर गॉर्ड्स बनाती है। गॉर्ड्स पता है ना आपको क्या थे? जब किसी भी चट्टान या किसी भी माउंटेन्स को काटकर जब नदी बहती है तो उसे क्या कहते हैं? हम गॉर्ड्स कहते हैं। तो ये बहुत सारे पिक्चर्स क्यों क्या है, बहुत सुंदर सुंदर गॉर्ड्स बनाती है, गॉर्ड्स का निर्माण करती है। और इसकी जो मेन जो ट्रिब्यूटरीज है ना, सेवरल ट्रिब्यूटरीज यानी अनेक सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है। आपसे पूछ सकते हैं कि इंडस की भारत में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो आप कह सकते हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा इस नदी में आकर मिलती हैं, इस नदी को ज्वाइन करती हैं। द इंडस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटेकुक। यानी कि जो आपका जो इंडस है, जो आपकी जो इंडस है वो बाल्टिस्तान को ही हम शायद बलूचिस्तान कहते हैं। बाल्टिस्तान क्या आपका? बलूचिस्तान है। तो जो आपकी जो इंडस है वो बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। यानी कि आपका जो इंडस रिवर है वो बलूचिस्तान और गिलगित क्षेत्र से के माउंटेन से अटक, यानी बलूचिस्तान का जो अटक है और गिलगिट है उस क्षेत्र में से होकर बहती है। कौन सी? सिंधु नदी आपकी बलूचिस्तान और किससे? गिलगिट से, ठीक है ना, अटक से होकर निकलती है, बहती है। द सतलज, द ब्यास, द रावी एंड द चिनाब एंड द झेलम जॉइन टुगेदर एंटर द इंडस नियर मिथन कोट इन पाकिस्तान। और जब ये बलूचिस्तान से होकर आपका जब गिलगिट से होकर बलूचिस्तान और गिलगिट से होकर अटक में से होकर प्रवेश करती है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं सतलज है, ब्यास है, अभी भी सिंधु की सहायक नदियां हो रही हैं, सतलज, ब्यास और रावी, चिनाब एंड झेलम, ये इस नदी को ज्वाइन करती हैं, इस नदी में मिल जाती हैं नियर मिठानकोट, यानी मिठानकोट में मिल जाती है। मिठानकोट क्या आपका? ये पाकिस्तान में है। जो मिठानकोट है ये कहाँ पड़ता है आपका? मिठानकोट पाकिस्तान में पड़ता है। तो जो इसकी जो सारी नदियां हैं इनमें आकर मिल जाती हैं, जो कि मिठानकोट में मिलती हैं, और जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। बियॉन्ड दिस इंडस फ्लो साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। अब जब ये नदी पाकिस्तान में आकर जब मिल जाती है उसके बाद यह नदी दक्षिण की ओर बहती है, साउथवर्ड्स, यानी उसके बाद क्या होती है? दक्षिण की ओर बहती है, और इवेंचुअली मतलब ज्यादातर ये रीचिंग द अरेबियन सी, और कहाँ पे पहुंचती है ये? अरेबियन सी यानी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। जब ये नदी, इसकी सहायक नदियां सिंधु, झेलम और ब्यास, रावी आकर मिलती हैं। चिनाब कहाँ पर? मिठानकोट में, जो कि पाकिस्तान में। इसके बाद ये जो इंडस है इसका जो फ्लोज है वो कैसा है? दक्षिण की ओर है, और ये अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है, ठीक है ना। फिर आता है आपका ईस्ट ऑफ कराची, अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है, और क्या कहता है ये? ईस्ट ऑफ कराची, यानी आपका ये कराची में ईस्ट यानी पूर्वी कराची की तरफ बहती है। अब इसके बाद कहाँ बहेगी ये? पूर्वी कराची की ओर बहकर ही अरेबियन सी में मिलती है, ठीक है ना, पूर्वी कराची की ओर बहकर अरेबियन सी में मिल जाती है। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप विथ
a total length of 2009 kilometer. The Indus is one of the longest river of the world. अब जो हमारी सिंधु नदी है ये क्या है, इंडस प्लेन हैज वेरी जेंटल स्लोप। जो हमारी ये सिंधु नदी है ये क्या करती है, ये आपका बहुत प्लेन है, मतलब बहुत ज्यादा इसका जो मैदान है कैसा है, बहुत ज्यादा ही प्लेन है, जेंटल स्लोप है और धीरे गति से बहने वाली नदी है। जो इंडस है आपका, एक तो ये क्या है, धीरे गति से, जेंटल स्लोप क्या, धीमी गति से बहने वाली नदी है। विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, और ये अपनी लेंथ कितने किलोमीटर तक बहती है, 2900 किलोमीटर तक लंबाई दूरी तय करती है। द इंडस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, और इंडस संसार की बहने वाली नदियों में से एक है। यानी इंडस संसार की ज्यादा जो बहने वाली नदियां है ना, लंबा रास्ता जो तय करती हैं, उनमें से एक नदी इंडस भी है जो कि लंबा रास्ता तय करती है। ठीक है ना। A little over a third of the Indus basin is located in India, Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and the rest is in Pakistan। कि जो हमारी सिंध नदी है इसका जो आपका जो टोटल लेंथ का मतलब कुछ भाग इसका, यानी 1/3 ऑफ इंडस, यानी कि 1/3 भाग इसका, कुछ भाग, अधिकतर जो भाग है भारत के जम्मू कश्मीर में। इंडस का देखो, पाकिस्तान चीन से होकर आई, बलूचिस्तान गिलगिट से होकर, फिर पाकिस्तान से होकर, फिर भारत में जो इसका भाग है वो अधिकतर भाग भारत में है, जो कि कहाँ कहाँ बहता है इसका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब में, और इसका पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान में भी इसका जो एरिया है बहने का, ज्यादातर जो तिहाई एरिया है इसका, 1/3 जो एरिया है वो भारत में बहता है। भारत के कौन कौन से क्षेत्र में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और इसके साथ ही बाकी कुछ जो थोड़ा बहुत रह जाता है, फिर बाकी का पाकिस्तान में भी बहता है। ठीक है ना। तो ये आज आपने इंडस नदी के बारे में समझा, जो कि क्या है, ये पेनिनसुलर रिवर है, या फिर आप कहेंगे हिमालय रिवर है, तो आप कहेंगे इसको हिमालयस रिवर है। तो आपने इसको समझा, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उनको भी जाना, भारत में इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और भारत के किस क्षेत्र से आकर ये प्रवेश करती है, इन सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यू शुड गेट नॉलेज अबाउट दिस रिवर्स, क्योंकि आपके इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना। इनफैक्ट ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, जो सिर्फ 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए नहीं है। इनफैक्ट जो बच्चे या जो लोग, जो दोस्त हमारे DEET+B की, KVS की, और जिस भी एग्जाम में आपका ये ज्योग्राफी आती है, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल है। तुम इसको डिटेल में कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है, नहीं तो ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिशियल है। तो आज हम इस वीडियो में हमने हिमालय की एक रिवर के बारे में डिस्कशन किया है, और हिमालय रिवर्स क्या होती है और पेनिनसुलर रिवर क्या होती है उनके बारे में हमने इसको समझा है। आज हम इसको यहीं बाइंड अप करेंगे, और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो 3 मेजर नदियां बताई थी ना, कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसका डिस्कशन हम सेकंड वीडियोस में करेंगे। और बच्चों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे या जिसके भाई बहन दोस्त अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि जिसमें ज्योग्राफी आता है, उनको शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो चैप्टर्स को समझने में। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे जो क्वेश्चन करें उनका भी कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।